हम लोग मैं और अंकुश सर मिलकर ये बात करने वाले हैं कि अगले 300 दिनों में, दिस सेशन इज बेसिकली फॉर पीपल हु विल बी टेकिंग गेट इन 2022। आप चाहे सेकंड ईयर में हो चाहे थर्ड ईयर में हो, आप दोनों के दोनों एलिजिबल हो गेट 22 देने के लिए। और जो लोग फाइनल ईयर में और उनकी तैयारी अच्छी नहीं है इस साल की, तो वो भी गेट 22 में देंगे। ठीक है, सो ये सेशन जो हमारा है आज का, हम लोग बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं। केवल कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स इस सेशन में पार्ट ले रहे हैं, नो अदर ब्रांच इज देयर। ठीक है, और आईटी मे बी पीपल हु आर टेकिंग इन कंप्यूटर साइंस जो गेट लिखने का प्लान कर रहे हैं, वही लोग इस सेशन का पार्ट है। तो हम लोग स्पेसिफिक बात करने वाले हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या पढ़ना है आपको, पहले क्या पढूं, सीक्वए को कब पढूं, कंप्यूटर नेटवर्क्स को कब पढूं, डेटाबेस मैनेजमेंट को किस तरीके से मुझे पढ़ना चाहिए, किस एल्गोरिदम को क्या चीज करनी चाहिए। देखो सारी चीजें अंकुश सर आपसे डिस्कस करेंगे। मैं उनको इंट्रोड्यूस करूंगा अभी, बस वी स्टार्टिंग द सेशन। देखिए हमारा मकसद ये होता है कि आपके पास तक जितना अच्छे से अच्छा कंटेंट पहुंचा सकें उतना हमारी कोशिश होगी। ठीक है, दैट इज माय विजन कि हम आप लोगों के लिए अगर आपके जीवन में 1% भी योगदान दे सकते हैं, सो आई बिलीव दैट इज अ सक्सेस टू गेटफ्लिक्स। चलिए, सो लेट्स गेट ऑफिशियली स्टार्टेड विद दिस सेशन गाइस। सो मेरा नाम रोहन है, आई एम द फाउंडर ऑफ गेटफ्लिक्स एज वेल एज आइसगेट। और मैं पिछले 11 सालों से मैं बच्चों को गाइड कर रहा हूँ इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री फॉर टेक्निकल एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग गेट, आईएएस, एसएससी और एनी अदर स्टेट लेवल एग्जाम। मैं इतने सालों के एक्सपीरियंस में इतने सारे बच्चे देखे हैं जो कि पीएसयूज में गए हैं, आईएससीज में गए हैं, आईआईटीज में गए हैं, जबरदस्त स्टार्टअप्स का पार्ट हुए हैं, मेनी स्टूडेंट्स आर देयर एंड आई हैव लॉट ऑफ सक्सेस स्टोरीज, बट टॉप ऑफ दैट आई हैव अ लॉट ऑफ फेलियर स्टोरीज। और मेरे ख्याल से सक्सेस स्टोरीज तो आपको यूट्यूब पे बहुत मिलेंगी, लेकिन फेलियर स्टोरीज नहीं मिलेंगी। सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट ऑल दोस थिंग्स जो कि आपको बचा सकती है उस फेलियर स्टोरी में जाने से। ठीक है, क्या बच्चे गलती करते हैं जो कि उनको फेलियर की तरफ ले जाते हैं? मेहनत सब करते हैं, जील सब रखते हैं, एंथुसियाज्म आपकी क्लास में हर बच्चे ने रखी है, लेकिन कुछ ही बच्चे कर पाते हैं और कुछ नहीं कर पाते। तो उनमें क्या डिफरेंस होता है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और हमारे साथ हमारे वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज अंकुश सर हैं। ही इज अ वेटरन ऑफ कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, he is a favorite of lot of students across India and he's a wonderful faculty, no doubt about that। आप उनकी क्लासेस में आओगे, जब we will be doing live classes with him, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। जो एनर्जी आप उनसे पाओगे, जो नॉलेज आप उनसे पाओगे, it will be remarkable। he is an IITian himself and experience of more than 8 years now sir। 10 years sir, 10 plus 10 years, oh great। so almost मेरे को कैच कर लिया सर ने। मेरा 11 साल एक्सपीरियंस है, सर के पास 10 साल। ऑलमोस्ट we have been in this industry for almost a decade now, right। और आप सोच सकते हैं कि जब एक 10 साल इंसान इस इंडस्ट्री में बिता लेता है तो उसके पास ज्ञान का भंडार इसीलिए आ जाता है क्योंकि आप जैसे स्टूडेंट्स ही हमें वो चीजें फीडबैक देते हैं, ये कॉलेज अच्छा है, ये कॉलेज में ये होता है, या इस तरीके से मुझे पढ़ाई करनी चाहिए। ठीक है, सो गेट के फायदे आप सभी जानते हैं। आप लोग सभी गेट की ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, ऐसा मैं एक्सपेक्ट करता हूं। ऑल ऑफ यू वुड बी ऑलरेडी प्रिपेयरिंग फॉर गेट ऑलरेडी। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, तभी आप इस सेशन में रात को 8 बजे इतना समय लगा के आए हो। ठीक है, और आज के सेशन से आपको जो लेके जाना चाहिए वो ये है कि कैसे मैं अपनी पढ़ाई को स्ट्रक्चर्ड करूंगा, क्या करूंगी फॉर दैट रीजन। ठीक है, एंड प्लीज नोट्स लेके रखिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, पेन लेके रखिएगा, और इस सेशन से पूरा भरपूर फायदा उठाने की कोशिश करिएगा। ठीक है, ओके, सो आई विल पास ऑन द बैटन टू अंकुश सर नाउ। एंड बीच बीच में मैं भी अपने कमेंट्स देता रहूंगा आप लोगों को कि किस किस चीजों में अगर जहां मुझे लगेगा कि ऐड ऑन करना, आई विल जस्ट इंटरफेयर एंड आई विल आल्सो गिव यू माय इनपुट्स कि किस किस चीज से आपको लड़ाई लड़नी है। Thank you, Rohan sir. Thanks for nice introduction. Okay, so first of all, I will share my PPT and then we'll continue the session. Okay, so good evening, all dear students. So basically, today we're discussing about how we will planning for our subjects for GATE 2022 as well as 2023. Okay, तो exactly हमारा preparation strategy क्या होना चाहिए, हमारी planning क्या होनी चाहिए। देखिए ये सेशन सर ने करवा के बहुत ही अच्छी काम किया है। उसका मेन मोटिव क्या है, उसका मेन रीजन क्या है कि बहुत बार क्या होता है पता है, हम लोग सुनते हैं मोटिवेशन सेशन एट द एंड, जब हमारी एग्जाम होती है 1 महीने पहले, हमें लगता है तब कि यार शायद हम लोग ये चीजें जो सर आज हमें बता रहे हैं, अगर शायद ये चीजें हमें स्टार्टिंग में बताते तो आज हमारी प्रिपरेशन का लेवल कुछ और होता। बहुत बार ऐसी चीजें होती है, बहुत बार अगर सपोज टू बी मैं ही ये सेशन लेके आता आपके एग्जाम के 15 दिन पहले और मैं आपको बोलता कि बेटा ये वाला टॉपिक या ये वाला पॉइंट आप लोग पढ़ लेते, तो आपका प्रिपरेशन या आपका गेट का जो कॉन्सेप्ट है या गेट में जो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते थे वो इस लेवल से इस लेवल पे पहुंच जाता। आपको लगता है यार सर ये वाला पॉइंट तो मैं भूल गया, ये वाला पॉइंट तो मैं अटेम्प्ट ही नहीं
नहीं किया, या इस थ्योरी को तो मैंने पढ़ा ही नहीं है। तो उस टाइम पे क्या होता है कि उस 15 डेज में फिर हम लोग क्या होता है, वैसे ही हमारे माइंड पे बहुत प्रेशर होता है। तो उस प्रेशर में न्यू टॉपिक को इंक्लूड करना या नया कॉन्सेप्ट पढ़ना कहीं ना कहीं टफ हो जाता है। सो ये जो प्लानिंग है, ये जो स्ट्रेटेजी है, ये स्ट्रेटेजी हम कह सकते हैं कि ये हमने मतलब आई एम ऑल्सो हैविंग अ 10+ ईयर ऑफ गेट टीचिंग एक्सपीरियंस। तो जो मैंने 10 सालों में देखा है, जो 10 सालों में मैंने फील किया है कि किस तरीके से हम एग्जाम को अटेम्प्ट करें, किस तरीके से हम एग्जाम की प्रिपरेशन करें, ताकि हम जो वॉट एवर बी अवर मोटिव, आप गेट 22 देना चाहते हो, गेट 23 देना चाहते हो, व्हाट इज योर मोटिव? आप कुछ मोटिव लेके आए होंगे, आपका कुछ मोटिव होगा कि मुझे टॉप 10 रैंक में आना है, या सपोज आई वांट टू बिकम AIR 1, ऑल इंडिया रैंक 1 मुझे लेके आनी है, टॉप 10 में मुझे आना है, टॉप 50 में मुझे आना है, टॉप 100 में मुझे आना है। सो हर स्टूडेंट का अपना खुद का एक एम होता है, ठीक है, एक मोटिव होता है, क्यों गेट दे रहे हैं, उसमें क्या रैंक लेके आनी है। तो उस मोटिव के लिए हमारी प्लानिंग क्या होनी चाहिए, क्योंकि प्लानिंग जब तक परफेक्ट नहीं होगी तब तक हम हमारे गोल तक नहीं पहुंच पाते। तो आज हम लोग बात करेंगे प्लानिंग की। प्लानिंग में भी मेनली हम लोग बात करेंगे सब्जेक्ट प्लानिंग की, क्योंकि कहीं ना कहीं सब्जेक्ट प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अल्टीमेटली गेट इज अ टेक्निकल पेपर, तो टेक्निकल पेपर है तो सब्जेक्ट प्लानिंग तो होनी ही चाहिए। चलिए, सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल स्टार्ट विथ द सेशन। देखिए, बेसिकली ये एक सिंगल स्लाइड में मैंने आप लोगों को यहाँ पे शो करने की कोशिश की है कि कितने सब्जेक्ट्स हैं, उनका वेटेज क्या है, और उन सब्जेक्ट्स को कवर अप करने में कितना टाइम लगता है। अब देखिए, सपोज टू बी यू आर एट अ 0 लेवल, है ना, आई एम एज्यूमिंग दैट कि सर मुझे तो कुछ नहीं आता, क्योंकि मुझे उस बच्चे को भी बताना है कि भाई तू भी AIR 1 ला सकता है अगर तुझे कुछ नहीं आता है ना, इफ यू आर एट अ 0 लेवल। अब सपोज टू बी आप अपने आप को एज्यूम कर लीजिए, मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट्स लिखे हैं, 1 बाय 1 में सब्जेक्ट्स के डिस्कशन भी करूंगा, आपको किस सब्जेक्ट का कितना नॉलेज है, ठीक है, यू मार्क यू, आप अपने आप को खुद ही मार्क करें, ठीक है, कि सपोज सर इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट डेटा स्ट्रक्चर आई एम, मुझे तो बहुत अच्छे से आता है और मैं 10 में से 8 मार्क्स देता हूँ। सपोज कोई स्टूडेंट है सर सी प्रोग्रामिंग, सर बहुत मतलब सी प्रोग्रामिंग मानते हैं सर इजी होती है, लेकिन फिर भी हमें इतने अच्छे से नहीं आती है और मैं अपने आप को उसमें 0 मार्किंग देता हूँ। कोई दिक्कत नहीं है, 0 मार्किंग देने वाला या 10 आउट ऑफ 10 मार्किंग देने वाला, हम दोनों को AIR 1 के लिए प्रिपेयर करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि जो सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट कितने हैं। तो सब्जेक्ट हमारे अगर हम बात करें तो व्हाट वी कैन से दैट हियर द फर्स्ट सब्जेक्ट दैट इज अ सी प्रोग्रामिंग डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम। देखिए, मैंने इसे सबसे टॉप पे क्यों लिखा, इसका लिखने का मेन मोटिव आप देखिए, व्हाट इज द वेटेज ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। इट कवर अप टू 25 मार्क्स, 25 मार्क्स ये कवर अप करता है आपके। कहने का मतलब है कि अगर आप गेट एग्जाम की बात करेंगे ना, तो गेट एग्जाम अगर आपने प्रीवियस ईयर को एनालिसिस किया होगा या प्रीवियस ईयर के कट ऑफ आपने देखे होंगे, तो गेट का कट ऑफ ही होता है 25 मार्क्स, है ना। कुछ ईयर्स में थोड़ा बहुत प्लस माइनस होता है, बट अगर हम लोग बात करें तो एक ऑन एन एवरेज 25 मार्क्स आपका कट ऑफ होता है। अब 25 मार्क्स कट ऑफ विद द हेल्प ऑफ ओनली सिंगल सब्जेक्ट सी डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम, दैट इज कॉल्ड DSA, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम में हम लोग इसको कवर अप करते हैं। तो एक सिंगल सब्जेक्ट आपको 25 मार्क्स दे सकता है, तो आप सोचिए कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और अनदर पॉइंट इज दैट कि सर हम 25 मार्क्स के लिए प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, हम तो 85 95 मार्क्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो डियर, अगर आप 95 मार्क्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, मतलब इसको छोड़ के अगर आप जाओगे तो कभी भी 95 मार्क्स आने वाले नहीं है, 85 मार्क्स आने वाले नहीं है, 75 मार्क्स आने वाले नहीं है, बिकॉज इट कवर अप टू 25 मार्क्स। तो अगर हमारा मोटिव है कि हमें टॉप रैंकर आना है, तो टॉप रैंकर आना है तो कम से कम 80+ का टारगेट तो लेके चलेंगे, तो टॉप रैंकर हम लोग आ पाएंगे। तो अगर हम लोगों को टॉप रैंकर आना है तो हमें इस सब्जेक्ट को तो बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। अनदर पॉइंट इज दैट कि हम जिस पर्टिकुलर प्लेस पे हैं, मतलब जिस टाइम पे हैं हम लोग, हम बात कर रहे हैं 2021 में 2020 में स्टार्ट हुआ है, हम बात कर रहे हैं 22 और 23 की। दैट मीन्स वी हैव अ सफिशिएंट टाइम, हमें हमारे पास बहुत सारा टाइम है, लेकिन हमें इस टाइम को वेस्ट नहीं करना है। ये नहीं सोचना है यार 2023 आज थोड़ी ना है, बहुत टाइम है उसमें, तो हम आराम से प्रिपरेशन करेंगे। डोंट डू लाइक दिस, इस तरीके से नहीं करना है, क्योंकि क्या होता है, समय निकलता जाता है, टाइम निकलता जाता है, और फिर एक टाइम ऐसा आता है कि सर अब तो 6 मंथ बचे, क्योंकि मेरे पास आई एम हैविंग अ 10 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, मेरे पास हर बच्चे का कॉल आता है। अभी एक सुबह एक बच्चे का मैसेज आया, रोहन सर भी सुन रहे होंगे, बोले सर आई एम फ्रॉम IC गेट, आई एम फ्रॉम गेट फ्लिक्स, मैं आपको गेट फ्लिक्स की आपकी स्टूडेंट हूँ सर, मैंने आज एडमिट कार्ड देखा सर, मैं डिप्रेशन में चली गई, अब मैं क्या करूं बताओ सर। तो ये अभी बच्चे का मैसेज आया, बोले सर मेरे को आप गाइड करो कि मैंने सिर्फ एडमिट कार्ड डाउनलोड किया और अब सर मेरे को हो गया डिप्रेशन।
और जबकि शी इज वन ऑफ दी गुड स्टूडेंट, मतलब क्लास में रिप्लाई करती थी, जवाब देती थी। तो मैंने कहा कि अभी तो मैं थोड़ा ट्रेवलिंग में था और उसके बाद जैसे सेशन है, मैंने कहा सेशन एंड होता है देन आई विल गाइड यू, थोड़ा सा वेट करो। मैंने उसको बोला कि डोंट वरी एंड डोंट पैनिक, पैनिक नहीं होना है। तो ऐसा भी होता है कि हम एडमिट कार्ड देख के भी टेंशन में आ जाते हैं। तो हमारे पास अभी सफिशिएंट टाइम है, तो हम इस टाइम को हमें यूटिलाइज करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको ये भी प्लानिंग बताऊंगा कि हाउ मच टाइम वी आर गिविंग टू दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, हम कितना टाइम देते हैं उस सब्जेक्ट को कवर अप करने के लिए। उसके बाद आपको कितना टाइम देना चाहिए उस सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। सो व्हेन आई टीच, मैंने आपको पढ़ा दिया, आपको समझ में आ गया, बट नाउ यू वांट टू रिवाइज, आपको रिवाइज भी करना है। कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ना है, आई विल शो ईच एंड एवरीथिंग। सो जस्ट सी हियर। सो अप्रोक्सीमेटली अगर हम बात करें सी प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम, सो इफ वी हैव अ 75 आवर्स, 75 आवर्स अगर मुझे 75 आवर्स मिलते हैं, तो मैं आपका सी प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम को इतना स्ट्रॉन्ग कर सकता हूं कि 25 आउट ऑफ 25 हम लोग ला सकते हैं। इसके बाद सिर्फ आपको क्या लगेगा, आपका रिवीजन लगेगा। वो रिवीजन प्लानिंग भी सर भी आपको बताएंगे कि जो गेट फ्लेक्स है वो रिवीजन प्लानिंग किस तरीके से आप लोगों को देता है। सो सर आपको उस चीज के बारे में और डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। अनदर एज सब्जेक्ट की हम बात करें तो सेकंड जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है दैट इज डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एंड ग्राफ थ्योरी। अब देखिए डिस्क्रीट मैथ्स ग्राफ थ्योरी की हम लोग बात करें ना, तो यहाँ पे जो ग्राफ थ्योरी होता है इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज 50% सिलेबस है, और 50% में से अगर हम देखें तो ये ग्राफ थ्योरी जो है दैट इज रिलेटेड टू द एल्गोरिथम एंड डेटा स्ट्रक्चर। तो अनादर प्लानिंग में आपको हमेशा ये रखना चाहिए कि जब भी इंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट हो, जब फैकल्टी आपको पढ़ा रहा है, जब फैकल्टी ने बताया कि बेटा एल्गोरिथम में या डेटा स्ट्रक्चर में हमें ग्राफ यूज करना है और ग्राफ की ये कॉम्प्लेक्सिटी होती है, और जब डिस्क्रीट मैथ्स में फैकल्टी ने बताया कि बेटा ग्राफ की ये प्रॉपर्टी होती है, तो एट दैट टाइम आपको शॉर्ट नोट्स साथ में बना के चलना चाहिए ताकि उस प्रॉपर्टी को उस कॉम्प्लेक्सिटी के साथ इंटर रिलेट कर पाए। मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं कि सर अब साल खत्म हो गया, 1 महीना बचा है, सर आपके पास कोई शॉर्ट नोट्स है क्या, है तो प्लीज शेयर कर दो सर। तो मैं मेरे नोट्स शेयर कर सकता हूं, लेकिन होता क्या है जब तक हम हमारे पेन से नहीं लिखते वो समझ में नहीं आते, क्योंकि मैंने क्या किया है, मैंने किसी चीज को इंपॉर्टेंट बनाया है, आपके लिए वो इंपॉर्टेंट हो सकती नहीं हो सकती है, या सपोज टू बी आपके लिए और कोई चीज इंपॉर्टेंट है लेकिन मैंने उस पर कोई भी स्टार नहीं बनाया हुआ है। तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू ये आप डिसाइड करेंगे। मैं आपको पढ़ाऊंगा लेकिन उनमें से कौन से पॉइंट है जो आपको लगेंगे, हो सकता है कि एक्स स्टूडेंट को लगता है कि अच्छा यार एक्स प्लस वाई इक्वल टू जेड है और सर ने तो बहुत नई चीज बता दी, तो वो उसको स्टार टिक कर लेगा। किसी को लगेगा यार एडिशन ही तो था, किसी और ने बोला नहीं एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई ये कुछ नया है, तो वो उसको टिक कर लेगा। तो आप हमेशा ये काम करें कि जब भी आप किसी भी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करें, शॉर्ट नोट्स खुद उसी टाइम पे बनाएं। वो शॉर्ट नोट्स एट द एंड बहुत इंपॉर्टेंट काम में आने वाले दोस्तों, तो ये चीज आप हमेशा याद रखिएगा। शॉर्ट नोट्स के लिए लास्ट का इंतजार ना करें कि जब सारे सब्जेक्ट्स हो जाएंगे, जब मैं रिवाइज करूंगा तब मैं बनाऊंगा, डोंट डू लाइक दिस। वो शॉर्ट नोट आप फर्स्ट डे से बनाएं। इट कवर 45 मार्क्स, 45 आवर्स लगेगा, एंड इट कवर 10 to 11 मार्क्स, है ना। तो जनरली मैथमेटिक्स होता है, मैथमेटिक्स में मेनली जो कंप्यूटर साइंस के लिए वो डिस्क्रीट मैथ्स एंड ग्राफ थ्योरी है। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स इज कॉमन फॉर ऑल दी ब्रांचेस, बट अगर मैं सीएस की बात करूं तो वो 4 to 5 मार्क्स को क्या करता है, कवर अप करता है। ओके, another thing is that theory of computation we have, that is a subject। टीयूसी और कंपाइलर, इन दोनों सब्जेक्ट को आप जब भी पढ़े तो लिंक्ड में पढ़े, पहले टीयूसी पढ़े फिर कंपाइलर पढ़े, ताकि क्या होगा कि टीयूसी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो कंपाइलर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में यूज किए जाते हैं। तो इसको आप क्लब के साथ पढ़ें, ठीक है। इट कवर 7 to 8 एंड 4 to 5 मार्क्स। तो अल्टीमेटली बहुत बार ऐसा गेट एग्जामिनेशन में देखा गया है कि अगर कंपाइलर से मार्क्स इंक्रीज होते हैं तो टीओसी से डिक्रीज होते हैं, और टीओसी से इंक्रीज होते हैं तो कंपाइलर से डिक्रीज होता है। तो हम इन दोनों को दो डिफरेंट सब्जेक्ट ना समझते हुए अगर इसको एज अ सिंगल सब्जेक्ट ट्रीट करें, देन इट कवर अप टू 12 to 15 मार्क्स। तो 12 से 15 मार्क्स तक आप लोगों का ये क्या करता है, कवर करता है। एंड इट रिक्वायर 45 आवर्स एज वेल एज 35 आवर्स। मतलब 35 आवर्स में अगर सपोज टू बी आप बोलते हैं कि सर मेरे को कंपाइलर मेरा जीरो है ना, मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं है, स्टिल 35 आवर्स में आप लोगों को उसके बारे में वो सारी चीजें पता चल जाएंगी जो एक कंपाइलर का गेट पेपर देने के लिए रिक्वायर्ड है। ओके, सो दैट वुड बी अनदर थिंग। ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, देखिए इन सब्जेक्ट्स को आप हमेशा क्या करें, साथ में पढ़ें। साथ में पढ़ने का रीजन क्या है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो दोनों में इंटर रिलेटेड होती है, जो लिंक्ड अप होती है, तो वो चीजें आपको साथ में पढ़ना चाहिए। एंड इट कवर अप टू, यू कैन सी हियर, अगर दोनों सब्जेक्ट्स के मार्क्स की मैं बात करूं तो इट कवर अप टू
15 to 18 मार्क्स, तो 15 से 18 मार्क्स तक का ये क्या करता है, आपका कवर अप करता है. तो ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट, एंड वी रिक्वायर अप्रोक्सीमेटली 40 और 38 आवर्स हमें लगते हैं इस स्पेसिफिक सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के लिए. डिजिटल लॉजिक, हम कहते हैं कि सर जनरली डिजिटल लॉजिक जो है वो तो इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब सब्जेक्ट है या इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है, बट स्टिल वो कंप्यूटर साइंस में है. ठीक है, सो डिजिटल लॉजिक क्यों कंप्यूटर साइंस में, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है. हम बात करें कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन की, तो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डिजिटल लॉजिक और सीओ के लिंक्ड अप क्वेश्चन होते हैं. रेम है, तो अब रेम है, उस रेम के अंदर कौन सा लॉजिक गेट यूज किया हुआ है और वहां पे कौन से फ्लिप फ्लॉप्स यूज किए हुए हैं, तो बहुत सारी चीजें वहां पे आती है, कैपेसिटर से बनी हुई है या नहीं, तो ये सारी चीजें हम लोग डिजिटल लॉजिक में पढ़ते हैं. इट ऑल्सो कवर 6 to 7 मार्क्स एंड रिक्वायर 35 आवर्स, एंड वी कैन डू दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट ना. डिजिटल लॉजिक ईसी वालों को भी है, सीएस को थोड़ा कम है, इसलिए 35 आवर्स में वो कवर अप हो जाता है. डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अगर हम लोग देखें तो गेट के हिसाब से हम अगर इसकी बात करें तो 45 आवर्स में हम डीबीएमएस को कवर अप कर सकते हैं. इसमें आपका एसक्यूएल लैंग्वेज भी कवर होता है, एंड इट रिक्वायर ये जो सिलेबस है या जो इसका वेटेज है गेट में, अप टू 8 मार्क्स इसका वेटेज है. ठीक है, another is a computer network. Now you should remember two more point, that is DBMS is individual subject, that means it is not linked up with any another subject. मतलब ऐसा कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है कि वो कॉन्सेप्ट समझने के लिए किसी और सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए. एंड सिमिलरली फॉर द कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क के लिए भी ऐसा नहीं है. कंप्यूटर नेटवर्क को भी पढ़ने के लिए आपको कोई बहुत किसी और सब्जेक्ट का नॉलेज होना है ऐसा जरूरी नहीं है. तो दे आर इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट्स. ठीक है, बाकी जैसे मैंने बोला टॉक कंपाइलर, दे आर इंटरलिंक्ड. कंपाइलर को बहुत अच्छे से या गारंटी लेना है कि हमें कंपाइलर का क्वेश्चन करके आना है और मैं इसकी गारंटी चाहता हूं सर, तो मैं क्या बोलूंगा, बेटा पहले टीओसी पढ़ो, लाइक दिस. ओके सर, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का क्वेश्चन है और आई वांट कि मैं उसको 100% अटेम्प्ट करूं, या ओएस का क्वेश्चन है एंड आई वांट सर कि आप मुझे ये श्योरिटी दो कि आप पढ़ाओगे तो उसको 100% में अटेम्प्ट कर पाऊं, तो मैं क्या बोलूंगा कि बेटा अगर ओएस है तो सीओ नॉलेज होना जरूरी है, सीओ है तो ओएस नॉलेज होना जरूरी है. सर मैं गेट एग्जाम में जा रहा हूं सर, मेरे को ओएस मैंने पढ़ लिया है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चले जाऊं क्या सर? मैं इसका रिकमेंडेशन आप लोगों को नहीं करूंगा. क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि आप ओएस पढ़ के चले जाओ, सीओ का कॉन्सेप्ट का अगर ओएस का क्वेश्चन आ गया तो सीओ तो आपने पहले ही नहीं पढ़ा था, आप ओएस का क्वेश्चन भी नहीं कर पाओगे. ये तो हमें सोचना ही नहीं है कि हम कोई भी सब्जेक्ट छोड़ दें क्या. यू शुड रिमेंबर दैट पॉइंट. और हम जिस पॉइंट पे, जिस टाइम पे, इस पे तो कुछ छोड़ना नहीं है, हमें डीप में और डिटेल में डिस्कस करना है ईच एंड एवरीथिंग. लास्ट इज जनरल एप्टीट्यूड, लास्ट बट नॉट द लिस्ट. क्यों नॉट द लिस्ट बोल रहा हूँ डियर में? क्योंकि इट कवर 15 मार्क्स. तो ये कहने को तो नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट है, लेकिन 15 मार्क्स कवर करता है, और 15 मार्क्स आपकी फर्स्ट रैंक लाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. हम यहाँ बात कर रहे हैं टॉपर्स की, टॉप रैंक में आने की. तो टॉप रैंक में आना है तो हर सब्जेक्ट, चाहे वो 6 मार्क्स का है, वो इंपॉर्टेंट है. लेकिन अगर कोई 15 मार्क्स का है, 25 मार्क्स का है, मतलब वो तो होने ही चाहिए, कंपलसरी है, नेसेसरी है. ओके, सो जनरल एप्टीट्यूड के बारे में सर आपको और डिटेल में डिस्कस करेंगे कि जनरल एप्टीट्यूड किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना चाहिए. सी यार, अब सपोज टू बी, ये सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पे लिया है, दैट इज अ सब्जेक्ट, दैट इज अ डिजिटल लॉजिक. ठीक है, सो डिजिटल लॉजिक से शुरुआत करनी चाहिए. क्यों शुरुआत करनी चाहिए डिजिटल लॉजिक से? उसके पीछे जो मोटिव है वो क्या है कि हम कहते हैं कि सर बाकी सब तो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट है, डिजिटल लॉजिक तो हमारा सब्जेक्ट है ही नहीं, हम इसको लास्ट में पढ़ेंगे. फिर क्या होता है, जो चीज हम लास्ट में पढ़ने की छोड़ सोचते हैं, फिर हमारा इंटरेस्ट खत्म हो जाता है. और वैसे भी मैं अगर बात करूं तो ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ना है हमें, या फिर हमें कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन हमें पढ़ना है, तो उनके लिए हमें क्या होना चाहिए, इन बेसिक फंडामेंटल्स का नॉलेज होना चाहिए. लाइक नंबर सिस्टम, छोटी सी चीज है, लेकिन गेट का क्वेश्चन जब बनता है, ओ ऐसा होना वाला था, वहां हम गलती कर जाते हैं. तो ये चीज आप ध्यान रखें कि शुरुआत जब भी करें तो डिजिटल लॉजिक से शुरुआत करें, ताकि बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे. और सब्जेक्ट हम कहते हैं कि कंप्यूटर साइंस का नहीं है, तो कम से कम वो सबसे पहले कंप्लीट कर ले, प्रिपेयर कर ले, ताकि हमें उसका लोड ही ना रहे. ठीक है, तो बेसिकली देखिए मैंने यहाँ पे ये जो 2 डेज लिखे हुए हैं, तो ये जनरली लिखा हुआ है आफ्टर, सपोज यहां आपका डिजिटल लॉजिक कंप्लीट हो जाता है, आफ्टर देन यू वांट टू रिवाइज दैट, सो उस रिवीजन में आपको जो टाइम लगेगा दैट वुड बी फॉर 2 डेज. चैप्टर 2 के लिए 2 डेज लगेंगे, चैप्टर 3 के लिए 2 डेज लगेंगे, चैप्टर 4 के लिए 2 डेज लगेंगे. मतलब अल्टीमेटली जब हमने एक सब्जेक्ट यहां से आपका कवर अप करवा दिया, आफ्टर देन विद इन 8 डेज यू कैन 100% complete that particular subject.
लाइक दिस. सो ये एग्जैक्टली प्लानिंग हमारी स्ट्रेटेजी है. Similarly, for another subject, that is a DBMS, database Just to management system. add to what sir was saying, digital. So on 23rd of January, we are starting live classes for our weekend batches. Sunday को वो batches होती हैं और उसमें digital circuits ही start किया जा रहा है. ठीक है. So anybody who wish to know more about that, he or she can connect Renu madam for she will be helping you on that. Yes, sir, please. अनदर इज अ डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. अब देखिए मैं क्यों डीबीएमएस को सेकंड पोजीशन पे लिया. आप कह सकते हैं कि सर टॉक और कंपाइलर भी तो है, डेटा स्ट्रक्चर, सी प्रोग्रामिंग एल्गोरिथम भी तो है. आपने सबसे पहले तो शो किया था कि सी डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम इट कवर 25 मार्क्स, लेकिन आप लेके तो कुछ और आ गए. सो व्हाट इज रीजन बिहाइंड दैट? क्योंकि डियर सी प्रोग्रामिंग, एल्गोरिथम, डेटा स्ट्रक्चर, इन तीनों चीजों को कवर अप करने के लिए मैंने आपको टाइम भी बताया था, हाउ मच टाइम इट रिक्वायर. ठीक है. और 3 सब्जेक्ट के लिंक्ड अप क्वेश्चन आएगा. तो अगर स्टार्टिंग में ही जब हम किसी चीज की शुरुआत करते हैं वहीं अगर बम्बार्डिंग होने लग जाए तो हम डर जाते हैं. ठीक है. तो एग्जैक्टली क्या है, हमें शुरुआत किस चीज से करें? हमें धीरे, सबसे पहले अगर हमें कुछ सीढ़ियां चढ़नी है, गेट है टॉप पे और हम खड़े हैं बॉटम पे. अब मुझे सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर जाना है, मैं डायरेक्टली छलांग लगा के ऊपर तो नहीं जाऊंगा. क्यों? क्योंकि गिरने का डर है. ठीक है. तो हमें डीमोटिवेट किसी भी पॉइंट पे नहीं होना है. तो डीमोटिवेट नहीं होना है और हमें हर पॉइंट पे मोटिवेट होना है. तो अगर हम इस तरीके से प्रिपेयर करेंगे तो मोटिवेशन हमारा बरकरार रहेगा. ठीक है. सो आफ्टर कंप्लीटिंग डीबीएमएस, जैसे ही यहां आपका डीबीएमएस कंप्लीट होता है, सो यू रिक्वायर दैट मच अमाउंट ऑफ टाइम. इस टाइम के अंदर आप आपके सारे जितने भी आपके चैप्टर्स हैं, ठीक है, बेसिकली ईआर एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल होता है, रिलेशनल मॉडल होता है, ट्रांजेक्शन सीरियलाइजेबिलिटी है ना, एसक्यूएल है जिसमें डिफरेंट टाइप की क्वेरी लैंग्वेजेस हैं, है ना, फाइल स्ट्रक्चर्स हैं. तो ये सारी चीजें कवर अप करने के लिए जो आपको टाइम लगेगा, तो वी कैन से दैट कि अप्रोक्सीमेटली 3 डेज में आप हर एक चैप्टर को रिवाइज कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज दैट इज अबाउट द डीएमजीटी, जो कि मैंने कहा था, डिस्क्रीट मैथ्स एंड ग्राफ थ्योरी. तो डीएमजीटी ये सब्जेक्ट है आपका. अब डीएमजीटी हमने पहले क्यों पढ़ा? क्योंकि हम लोग कह सकते हैं कि जो डेटा स्ट्रक्चर है उसका, मैंने आपको कहा था कि ग्राफ थ्योरी वहां पे भी इंपॉर्टेंट है. तो अगर मुझे पहले से प्रॉपर्टी पता होगी तो मैं उन चीजों को कवर अप अच्छे से कर पाऊंगा. तो बेसिकली यहाँ पे जैसे ही आपका डीएमजीटी कंप्लीट होता है, देन यू नीड टू रिवाइज. आप उसको रिवाइज करना चाहते हैं, हाउ मच टाइम इट रिक्वायर? सो वी कैन से दैट कि 3 डेज के अंदर आप लोग प्रिपोजिशनल लॉजिक, क्योंकि प्रिपोजिशनल हम कह सकते हैं कि सर ट्रू फॉल्स तो हमने तो 9th क्लास में पढ़ा था. तो बिल्कुल आपने 9th क्लास में पढ़ा था, लेकिन सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग भी यही है. ठीक है. तो प्रिपोजिशनल लॉजिक को आप रिकॉल करने के लिए एटलीस्ट 3 डेज का टाइम दें, क्योंकि बहुत सारे जो प्रिडिकेट कैलकुलस है वहां पे कंफ्यूजन बहुत होता है. तो इसको बहुत अच्छे से, जब भी क्लास आपकी हो, इसको बहुत अच्छे से पढ़ें, फोकस करें इसके ऊपर, समझने की कोशिश करें और उसके बाद इसको रिवाइज करने में भी टाइम दें. कंटेंट कम होगा लेकिन रिवीजन में हमें ज्यादा टाइम देना है. तो यू शुड रिमेंबर दैट पर्टिकुलर. देन सेट थ्योरी, रिलेशन, फंक्शन. सर सेट थ्योरी तो 9th क्लास वाला ही है क्या? ये एग्जैक्टली डियर, ये 9th क्लास में जो सेट थ्योरी आप लोगों ने पढ़ी होंगी ये वही सेट थ्योरी है. ठीक है. लेकिन यहाँ पे हम उसको कुछ अलग तरीके से देखेंगे. ये जितनी भी डिस्क्रीट मैथ्स की प्रॉब्लम्स है, यहाँ पे लॉजिक्स के साथ साथ फॉर्मूले बहुत होते हैं. अगर आप मेरे से पूछेंगे कि सर सिर्फ ग्राफ थ्योरी में कितने फॉर्मूले हमें गेट में आते हैं, ठीक है, तो मैं अगर आपको कहूं कि शायद 2000 से ज्यादा, तो क्या अब आप बोलेंगे सर 2000 फॉर्मूले में गेट में कैसे याद रखूंगा? सो यहां हम आपको बताएंगे कि गेट में याद रखना नहीं है. ठीक है. हाउ वी कैन डिजाइन दैट पर्टिकुलर फॉर्मूला विद इन 30 सेकेंड, है ना. सो विल डिस्कस, हम उस लेवल पे बात करेंगे. तो चीजें बहुत सारी हैं, उन सभी चीजों को कवर अप करेंगे. और देखिए मैंने यहाँ पे आपको सिंपली, मैंने क्या बोला, 2000 फॉर्मूलेज हैं, 2000 फॉर्मूले, और रिवीजन के लिए मैं कितने दिन दे रहा हूँ आपको? सिर्फ 3 दिन. मैं क्या बोल रहा हूँ? यू कैन कवर दैट इन 3 डेज ओनली. तो इस तरीके से हम ग्राफ थ्योरी पढ़ेंगे कि 3 दिन में आप उसको रिवाइज करके कंप्लीट कर दोगे और गेट का हर एक क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करने में कैपेबल हो जाओगे. ओके. अनदर नंबर थ्योरी काउंटिंग इज देयर. इट रिक्वायर बेसिकली 5 days एंड 3 days. जो काउंटिंग है, जनरली काउंटिंग जो है ये आप लोग एप्टीट्यूड में भी पढ़ते हैं. प्रोबेबिलिटी जनरली ये जो एप्टीट्यूड में भी पढ़ते हैं. परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, ये आप लोग एप्टीट्यूड में भी पढ़ते हैं. तो वहां पे भी ये सारी चीजें आपकी कवर अप होती है. तो जनरल एप्टीट्यूड कुछ टेक्निकल पोर्शन को भी अपने अंदर ले लेता है. तो ये चीजें वहां पे भी आप लोग डिस्कस करते हैं. नाउ अब जैसे डिस्क्रीट मैथ, जो जैसे ही आपका डिस्क्रीट मैथ्स ग्राफ थ्योरी खत्म होता है, यू स्टार्ट विथ डेटा स्ट्रक्चर्स
एंड एल्गोरिथम, है ना, डीए से, जो 25 मार्क्स था, हम उससे स्टार्ट कर सकते हैं. सो यहाँ पे हम लोग जो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी है, इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर है, फिर स्टेक क्यू के बारे में डिस्कशन करना है, सर्चिंग शॉर्टिंग है, ट्री है, हीप है, फिर उसके बाद यहाँ से आपका स्टार्ट होता है एल्गोरिथम. और इन सभी में जो एक कॉमन पॉइंट है, वो कॉमन पॉइंट क्या है कि हाउ टू कैलकुलेट कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम. तो ये सब कुछ स्टार्ट करने के पहले हमें सबसे पहले जो सीखना चाहिए वो क्या सीखना चाहिए कि सर अगर हमें कोई एल्गोरिथम लिख दे और हमसे पूछे व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस एल्गोरिथम या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, तो वो सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना चाहिए. तो वो मैंने यहाँ क्यों इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि दैट वुड बी द बेसिक. लेकिन वो बेसिक कंप्लीट करने के बाद हमें ये 7 चैप्टर्स को कंप्लीट करने, और उन 7 चैप्टर्स को कंप्लीट करने में जो टाइम आप लोगों को लगेगा फॉर द रिवीजन, देखिए मैंने यहाँ पे हर में टाइम ज्यादा लिया है. क्यों ज्यादा लिया है? बिकॉज मैंने स्टार्टिंग में कहा इट कवर 25 मार्क्स. तो 25 मार्क्स है तो ऐसे ही कवर नहीं हो रहे, मतलब है कि उस पर इतने ज्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं कि वो 25 मार्क्स तक पहुंच गया. तो जितने ज्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं मतलब उतनी ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, उतनी ज्यादा प्रैक्टिस करनी है मतलब उतना ज्यादा टाइम लगेगा. सो यू शुड रिमेंबर दैट पर्टिकुलर डेज, है ना. तो ये 7 चैप्टर्स जनरली हम लोग लेते हैं, और जब हम लोग कंप्लीट कर देंगे उसके बाद आप इतने दिन में उसको कवर अप कर लेंगे. नाउ अनदर इंपॉर्टेंट दैट इज अ टीओसी, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन. अब देखिए थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन अगर आप लोगों ने अभी तक स्टार्ट, अगर कॉलेजेस वगैरह में पढ़ा होगा या नहीं भी पढ़ा है, तो एक सिंपली जो पूरा सब्जेक्ट है, ठीक है, दैट वुड बी द कोर ऑफ कंप्यूटर साइंस. ये बेसिक होता है कंप्यूटर साइंस का. तो टीओसी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है. अनदर थिंग इज दैट कि जिसे टीओसी समझ में नहीं आता उसके लिए सबसे टफ सब्जेक्ट भी टीओसी ही होता है. लेकिन ये मेरी गारंटी है कि अगर यहाँ पे आप टीओसी पढ़ेंगे उसके बाद थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन आपको लगेगा कि सर नींद में उठा के पूछ लो कौन सी ग्रामर रेगुलर है, कौन सी कॉन्टेक्स्ट फ्री है, कौन सी लैंग्वेज क्या है, आप 101% आंसर देंगे. सो here you require 5 days and 3 days to cover up that particular, है ना. हम सिलेबस के अंदर बहुत ज्यादा नहीं जा रहे हैं क्योंकि सिलेबस मैंने लिखा है आपको, आप लोग टाइमली उसको स्क्रीनशॉट लेते जाएं जैसे ही मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूं, ताकि आप लोगों को पता चले कि हाँ हमें ये चीजें पढ़नी है. ठीक है, जब हम लोग इनको स्टार्ट करेंगे पढ़ेंगे तो हम इनको डिटेल में डिस्कस भी करेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है. ठीक है, सो अभी हम बात कर रहे हैं प्लानिंग पे कि प्लानिंग कैसे करना है, किस सीक्वेंस में हमें सब्जेक्ट्स को पढ़ना है, हमें रिवीजन के लिए कितना टाइम देना है. मैंने सबसे पहले कौन सा टाइम बताया कि मैं कितना टाइम लूंगा, या यहाँ पे आपको कितना टाइम लगेगा, है ना, यहाँ पे कितना टाइम लगेगा उन सब्जेक्ट्स को कवर अप करने के लिए. उसके बाद मैंने आपको बताया कि आप कितना टाइम दें उन सब्जेक्ट्स को कवर अप करने के लिए. नाउ दैट इज अबाउट द ऑपरेटिंग सिस्टम. तो ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेस, डेडलॉक, मेमोरी मैनेजमेंट, इंटरप्ट, फाइल मैनेजमेंट, ये सारे ये मेन 4 चैप्टर्स है. अल्टीमेटली हम बोल सकते हैं कि दे आर सर्विसेज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, उसकी सर्विसेज क्या है, इन पे पूरा सिलेबस बेस्ड है आपका. ठीक है, सो दैट इज द ऑपरेटिंग सिस्टम, इट इज इंपॉर्टेंट. अब देखिए यहाँ पे मैंने कंक्लूडिंग वे में बाकी सारे सब्जेक्ट्स भी इंक्लूड किए हुए, लाइक सी प्रोग्रामिंग. सबसे पहले सी प्रोग्रामिंग में जो हमें मेनली पढ़ना चाहिए, रिकर्शन, क्लासेस, स्कोप ऑफ वेरिएबल, पॉइंटर्स, पैरामीटर पासिंग टेक्निक, बिटवाइज ऑपरेटर्स, डेटा स्ट्रक्चर, इंपॉर्टेंट टॉपिक, लिंक लिस्ट, स्टेक, क्यू, ट्री, ये बेसिक 4 डेटा स्ट्रक्चर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है. डिस्क्रीट मैथ्स, ग्राफ थ्योरी की अगर बात करूं या एल्गोरिथम की, डिवाइड एंड कॉन्कर, ग्रीडी, डायनामिक प्रोग्रामिंग, 3 स्ट्रेटेजी आती है. इसके अलावा भी होती है बैक ट्रैकिंग, बट गेट के सिलेबस में नहीं है, इसलिए बैक ट्रैकिंग एग्जाम यूनिवर्सिटी के लिए आप लोग पढ़ सकते हैं बट गेट के लिए रिक्वायर्ड नहीं है. तो गेट के लिए सिर्फ 3 रिक्वायर्ड है, डिवाइड एंड कॉन्कर, ग्रीडी एंड डायनामिक प्रोग्रामिंग. डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, ग्राफ थ्योरी जो हमने ऑलरेडी सिलेबस में देखा, सेट, रिलेशन, फंक्शन, एल्जेब्रिक सिस्टम, मैथमेटिकल लॉजिक एज वेल एज ग्राफ थ्योरी. थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, रेगुलर लैंग्वेज, कॉन्टेक्स्ट फ्री, रिकर्सिव इन्यूमरेबल, डिसाइडेबिलिटी. कंपाइलर की अगर हम बात करें तो पार्सिंग टेक्निक्स, सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन, रन टाइम एनवायरनमेंट, है ना, इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं. रन टाइम एनवायरनमेंट में भी जनरली हम कंपाइलर में ये सबसे लास्ट टॉपिक होता है तो हम इसको छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं करना है, इस पे भी क्वेश्चन बनता है. ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, डिस्क मैनेजमेंट, ये मेन मतलब में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक की जो मेन हेडिंग है. तो प्रोसेस मैनेजमेंट कवर अप, मेमोरी मैनेजमेंट, डिस्क मैनेजमेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम डन हो जाएगा. कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, मेन कैशे मेमोरी, पाइपलाइनिंग, आईओ ऑर्गेनाइजेशन, वी कैन कवर अप
मैक्सिमम टॉपिक्स। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी नहीं पढ़ना है, बाकी सारे तो करने ही है, जो पहले डिटेल डिस्कशन दिया वो तो करना ही है, बट दे आर इंपॉर्टेंट, इन पे ज्यादा फोकस करना है, इन पे ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या बात करें टफ क्वेश्चन या बात करें लॉजिकल क्वेश्चंस, इन्हीं के ऊपर आते हैं। ठीक है, डिजिटल लॉजिक, नंबर सिस्टम, के मैप, कॉम्बिनेशनल सर्किट, सिक्वेंशियल सर्किट, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में फंक्शनल डिपेंडेंसी, नॉर्मलाइजेशन, एसक्यूएल, रिलेशनल अलजेब्रा, इंडेक्सिंग, ट्रांजैक्शन सीरियलाइजेबिलिटी एंड ईआर डायग्राम। कंप्यूटर नेटवर्क में फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल टेक्निक्स है, IPv4, राउटर्स, राउटिंग एल्गोरिथम्स कौन से होते हैं, टीसीपी कंजक्शन कंट्रोल, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एंड डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटोकॉल है ना। अगर आप कंप्यूटर नेटवर्क देखिए OSI लेयर पे बेस्ड है, तो OSI लेयर की जो 7 लेयर्स है, उन 7 लेयर्स पे कौन कौन से प्रोटोकॉल यूज होते हैं, उन सभी पे क्वेश्चन आता है। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, आइजन वैल्यू, आइजन वेक्टर, लीनियर अलजेब्रा, मैक्सिमा मिनिमा, लिमिट, कंटिन्यूटी, प्रोबेबिलिटी। इवन अगर मैं बात करूं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में ये सारे टॉपिक्स हम लोगों ने कवर अप कर लिए, तो हम जो 5 to 6 हमारे या 4 to 5 हमारे जो मार्क्स है, वो हम इजीली इंजीनियरिंग मैथ्स में लेके आ जाएंगे फॉर CS, फॉर कंप्यूटर साइंस। ओके, अब देखिए जो बेसिकली अगर हम बात करें प्लान अप की, तो सर किस मंथ में क्या पढ़ना चाहिए। अब इसका मतलब किस मंथ में क्या क्या पढ़ना चाहिए से क्या है कि जब हम शुरुआत करें, वी आर एट जनवरी, हम जनवरी में हैं, तो जनवरी में हम लोग बात करें तो हमें सर क्या शुरुआत कैसे करनी चाहिए। सो डिजिटल लॉजिक, DBMS, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, कंपाइलर डिजाइन, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, ये आप कर लें। जनरल एप्टीट्यूड को जनरली क्या होता है, जनरल एप्टीट्यूड तो आई थिंक यहाँ पे पूरे साल ही चलता है, रोहन सर आपको बताएंगे कि किस तरीके से जनरल एप्टीट्यूड चलता है। तो वो आप हर टाइम पे कभी भी जब भी आपको लगे या जो भी टाइम होता है आप उसको कवर अप कर सकते हैं, क्योंकि वो नॉन टेक्निकल है। नॉन टेक्निकल है मतलब कि उसकी कोई लिंकअप नहीं है। यहाँ पे मैंने जो सब्जेक्ट्स बताए वो अकॉर्डिंग टू द लिंकअप बताए कि क्या है। एप्टीट्यूड का कोई लिंक नहीं है, कोई लिंक नहीं है, तो आप मुझसे कभी भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो डिजिटल लॉजिक पे जाना चाहिए, DBMS पे जाना चाहिए, TOC, कंपाइलर, एंड देन इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। ठीक है, फिर डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड CO। सो नेक्स्ट 3 मंथ आप इन सब्जेक्ट्स को दें। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। और इवन अगर मैं बात करूं तो 25 प्लस मतलब 45 करीबन अप्रोक्सीमेट मार्क्स यहाँ पे आपके कवर अप होने वाले हैं। जुलाई अगस्त में आप DMGT, कंप्यूटर नेटवर्क, एनी पेंडिंग सब्जेक्ट है ना, सो अगर आपके जो भी सब्जेक्ट्स हैं रिमेनिंग उनको आप यहाँ पे कवर अप करें। ठीक है, साथ में करना क्या क्या है, एक्टिविटी क्या परफॉर्म करनी है, थ्योरी तो लेना ही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम शुरुआत करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हम जिसके लिए पढ़ रहे हैं उसमें पूछते क्या है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। लास्ट आप 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, 3 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपको स्टार्टिंग से लगा के 22 तक के सारे, 23 के लिए कर रहे तो 22 तक के सारे, 22 के लिए कर रहे तो 21 तक के सारे क्वेश्चंस आपको कर लेने चाहिए। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो आपको करने ही चाहिए। फिर उसके साथ में आप नोट्स, मैंने जैसा कि कहा था इंपॉर्टेंट नोट्स साथ के साथ बनाते जाए, शॉर्ट नोट्स भी साथ के साथ बनाते जाए। ठीक है, प्रैक्टिस बुक्स जो आप लोगों को प्रोवाइड की जाती है, उन प्रैक्टिस बुक के हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करें सिमिलरली ऑन द सेम टाइमिंग। ठीक है, और CTQ जो है कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चंस है ना, ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है। तो ये कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चंस आप लोगों को करने चाहिए, जिससे क्या होता है पता है, एक हम बोले कि जब हम सब कुछ पढ़ लेते हैं उसके बाद एक फास्ट रिवीजन की क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है, वो CTQ के थ्रू कंप्लीट होता है। तो CTQ आप लोग जरूर लगाएं। ठीक है, फिर हम लोग बात करें यहाँ पे कि रिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स, जितने भी सब्जेक्ट्स आप लोगों ने किए, ठीक है, उन सब्जेक्ट्स के लाइक जनवरी फरवरी मार्च में कुछ सब्जेक्ट्स कंप्लीट हुए, तो साथ ही साथ उनका एक शॉर्ट रिवीजन भी करते जाएं। वो शॉर्ट रिवीजन किसके थ्रू कर सकते हैं, जो शॉर्ट नोट्स हम लोगों ने बनाए। ठीक है, और साथ में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या कुछ जो बुकलेट है उनके क्वेश्चंस आप लोग कर सकते हैं। और ये जो प्लानिंग इसके लिए की थी, सेम प्लानिंग हमें, सेम एक्टिविटी हमें इनके लिए भी परफॉर्म करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर सपोज टू बी कोई भी पेंडिंग सब्जेक्ट है, DMGT CN तो हम लोगों ने पढ़ लिया, लेकिन इसके साथ अगर हमारा कोई भी पेंडिंग सब्जेक्ट है जो प्रीवियसली सर हम रिवाइज नहीं कर पाए थे या हमने रिवीजन नहीं किया था, सो यू शुड कंप्लीट दैट इन द मंथ ऑफ जुलाई एंड अगस्त, यहाँ तक तो कर ही लें उसको। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखें आप। ठीक, उसके बाद फिर क्या हो जाना चाहिए, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, मतलब हमारे पास अभी भी 4 मंथ बाकी है, इसमें हमें करना है रिवीजन रिवीजन रिवीजन, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, CTQ,
मॉक टेस्ट, और फिर जनवरी तो हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना चाहिए, मॉक टेस्ट और उन टेस्ट से एनालिसिस कि हम कहाँ सही है कहाँ गलत है। क्वेश्चन सॉल्व किया हम लोगों ने, हम उस क्वेश्चन को हम सही कर दिए तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर हमने उस क्वेश्चन को गलत किया तो गलत क्यों हुआ, यू शुड एनालाइज दैट, है ना। तो वो एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि मॉक का मतलब क्या है कि सिंपल सा है, जंग पे जाने के पहले हम लोग यहीं पे सीख ले कि किस तरीके से फाइटिंग होने वाली है, तो वहाँ फाइट करना थोड़ा ईजी हो जाएगा। आप लोगों को पता होगा कि आपका गेट का एग्जाम फरवरी में होता है, राइट, 2022 में, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक टारगेट दे रहा हूँ सभी लोगों को, आपका गेट का एग्जाम 22 में नहीं होगा, फरवरी में नहीं होगा, आपका गेट का एग्जाम 15 अगस्त को 2021 में ही होने वाला है। सर क्या मजाक कर रहे हो, ठीक है। देखो एक चीज मैं बता रहा हूँ आपको कि इतने सालों से मैंने जो एक्सपीरियंस से गिना है ना, जितने भी बच्चे टॉपर होते हैं, आप जितने भी सर से भी बात करोगे, किसी फैकल्टी से बात करोगे, बच्चों से बात करोगे, वो कहेंगे रिवीजन इज द मोस्ट क्रिटिकल की। और मेरा सजेशन है 3 से 4 बार रिवीजन जरूर करना है आपको, ठीक है। आपको आज अनाउंस कर रहा हूँ कि गेटफ्लिक्स विल गिव यू अ मॉक ऑन 15th ऑफ अगस्त। हर साल हम ये मॉक कराते हैं, इस बार भी 15 अगस्त को हमारा एक मॉक होगा। मेरा विजन है कि हम लोग उसको 1 लाख स्टूडेंट्स तक पहुंचाएंगे एंड 1 लाख स्टूडेंट विल बी टेकिंग दैट मॉक ऑन 15th अगस्त। अभी से बता देता हूँ, आप अभी से तैयारी में लग जाइए। देखो हमारे इंजीनियर्स की गंदी आदत क्या होती है पता है, जब तक हमको कोई पैनिक बटन नहीं दबाता ना, तब तक काम नहीं करते। आपके अंदर क्षमता बहुत जबरदस्त है, और अपनी क्षमता को कभी देखना हो ना, तो एग्जाम से एक रात पहले देख लेना। इतनी ताकत आ जाती है कि जो पूरे साल नहीं पढ़ा वो एक दिन में निपटा देते। इसका मतलब दिमाग में ताकत तो है बॉस, ठीक है। चेहरे पे भले स्माइल आया होगा आप लोगों के, लेकिन माय पॉइंट इज इसी कमजोरी को अपनी ताकत बनाना। वो पैनिक बटन रोज दबाओ ना यार, वो पैनिक बटन दबाओ ना कि मेरे को फरवरी में एग्जाम नहीं लिखनी है, मेरे को अगस्त में ही एग्जाम लिखनी है। कई फायदे होंगे उसके। देखो जो बच्चे दिसंबर जनवरी में जाके मॉक्स पहला लिखते हो, पहला एक्सपोजर लेते हो, तब उसके पास करेक्शन का टाइम नहीं है। सर ने कहा एनालिसिस करना है, एनालिसिस करके आपको पता लगा कि मेरी ये गलतियां हैं, मुझे इन चीजों में इंप्रूव करना है, कब करोगे। तो इसलिए पहला एनकाउंटर मैं आपको अगस्त में दे दूंगा। अभी से बता देता हूँ, चाहे आप हमारे लाइव क्लास के स्टूडेंट हैं, चाहे रिकॉर्डेड वीडियो के स्टूडेंट हैं, वो मॉक होगा 15 अगस्त को पहला। आज से बता देता हूँ, दिन गिन लो आपके कितने बचे हैं, अप्रोक्सीमेटली 180 डेज बचे हैं अब आपके पास। उस 180 दिनों में इतनी सारी चीजें कवर कर लेनी चाहिए, ताकि आप रिवीजन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन, जितनी भी चीजें आप करना चाहते हो, वो बाद में उसके लिए प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। कीप योर पैनिक बटन ऑन, वेरी इंपॉर्टेंटली, ठीक है, और मोटिवेशन रखना। एक और चीज एड ऑन करूंगा, एनालिसिस के पॉइंट पे सर ने बात किया, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। खाली टेस्ट लिखना, हम लोग है ना, हमारे जो लाइव क्लास के स्टूडेंट है, मैं उनको मेंटरिंग करता हूँ कई बार, तो उनको मैं बहुत ही क्लियर बोलता हूँ कि आपको है ना एक डंडा मारने वाला इंसान चाहिए। सबसे पहली चीज, आपको अपना शेड्यूल बनाना है हफ्ते भर का, और एवरी वीक का शेड्यूल मेरे से चेक कराते हैं बच्चे, या जो भी मेंटर उनको मिलता है। एवरी स्टूडेंट हैव अ मेंटर, ठीक है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है, जब आप टेस्ट लिखते हो, जैसे हम लोग अभी मई के महीने में एक मिनी मॉक लेंगे। मिनी मॉक का मतलब है आपने मान लीजिए डिजिटल सर्किट्स पढ़ लिया, सीओए पढ़ लिया, टीओसी पढ़ लिया, इन 3 सब्जेक्ट का एक टेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे छोटे छोटे मिनी मॉक्स होते रहते हैं, क्युमुलेटिव टेस्ट कहते हैं इन्हें। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टेस्ट देने के बाद हमारी गंदी आदत क्या होती है, टेस्ट में जैसे ही हमने टेस्ट खत्म किया, हम क्लिक करके देखते हैं कौन सा गलत हुआ, और वो गलत में भी हम सीधा जाते हैं व्यू सॉल्यूशन पे क्लिक करते हैं। ऑनलाइन टेस्ट लिखते हैं आजकल तो जाते कहाँ है, व्यू सॉल्यूशन। ऐसी गलती बिल्कुल मत करना, पहले खुद से फाइट करो, क्या सिली मिस्टेक हुआ, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक हुआ, या समय कम पड़ा था इसलिए मेरी गलती हो। तीनों केसेस में आपको आपके ब्रेन को रिकॉल करना, सोचना बहुत इंपॉर्टेंट। देखो एग्जाम में आप होंगे ना, मैं होऊंगा ना, अंकुश सर होंगे ना, सोल्यूशन बुक होगी, आप होंगे और आपका ब्रेन होगा, तो आपके ब्रेन को रिकॉल करना आना चाहिए। 2000 से ज्यादा फॉर्मूले सर ने बताया। व्यू सॉल्यूशन पे जाके आप अगर एनालिसिस कर रहे हो, और आंसर तो समझ में आ जाएगा यार जो लिखा है वहां पर, बिल्कुल, लेकिन आपने कभी ग्रोथ नहीं किया, आप अपने आप को हैंडीकैप बना रहे हो। समझ रहे हो आप बात को। सो एनालिसिस एंड रिविजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू, ठीक है। सो दैट वुड बी द एक प्लानिंग स्ट्रेटेजी होना चाहिए अगर हम ईयर की बात करें तो, ठीक है। 2 ईयर प्लानिंग पे अगर हम लोग जाते हैं तो वी नीड टू रिपीट द सेम थिंग अगेन, यही चीजें हम 2 ईयर प्लानिंग करें। तो 2 ईयर प्लानिंग अगर हम लोग करते हैं तो वॉट एवर हमारे पास जो टाइम है हर चीज के लिए हमारे पास डबल टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम उसको यूटिलाइज करें, तो सेम फैशन में मतलब ये प्लान फॉर 1 ईयर एंड द सेम रिपीट दैट प्लान फॉर द सेकेंड ईयर। ओके, सेकेंड ईयर में क्या बेनिफिट होगा कि अब हमारे पास जो जनवरी में हम पहले एक बार पढ़ चुके, नाउ वी कैन रिवाइज दैट विद द हेल्प ऑफ फैकल्टी ऑल्सो, फैकल्टी के थ्रू ही हम लोग रिवाइज कर लेंगे वहां पे उन चीजों को, ठीक है। तो ये एक बेनिफिट आप लोगों को वहां पे मिलेगा। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे कि हम लोगों ने डिस्कशन किया, द फर्स्ट इज अ प्रॉपर प्लानिंग, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो
प्लानिंग प्रॉपर होना बहुत जरूरी, कोई भी काम करते हैं अगर प्रॉपर प्लानिंग होती है ना तो बाद में नहीं सोचना पड़ता। अदरवाइज क्या होता है, हम कर देते हैं उसके बाद सोचते हैं ये क्या किया, है ना। तो इफ यू हैव अ प्रॉपर प्लानिंग तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली, वहां पे आप लोग हर चीज अच्छे से कर पाएंगे। ये क्योंकि हम लोग इंजीनियर्स हैं और मैं इतने सालों से देखता हूँ, प्लानिंग तो बहुत लोग सोचते हैं। आज सेशन करने के बाद ना बहुत जोश में आओगे, मैं गारंटी से बोलता हूँ। एक नोटबुक उठाओगे और प्लान बनाना स्टार्ट करोगे, शायद 3-4 पन्ना भर दोगे और प्लान भी बना लोगे। लेकिन भाई, अ गन विदाउट अ बुलेट इज नथिंग, प्लीज अंडरस्टैंड। अ प्लान विदाउट इम्प्लीमेंटेशन इज नथिंग। हमने गोवा जाने का प्लान बहुत बार बनाया है, ठीक है ना, 6 बजे उठ के पढ़ाई करने का प्लान बहुत बार बनाया है, और आप सब जानते हो कि सुबह 6 बजे होता क्या है, वो अलार्म बंद हो जाता है और आप सो जाते हो। प्लीज मेक श्योर दैट उसके लिए मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, किसी ना किसी एक मेंटर को जरूर सेलेक्ट करना। चाहे आपके कॉलेज के सीनियर हो सकते हैं, आपके भैया दीदी हो सकते हैं, पापा हो सकते हैं, कॉलेज के फैकल्टी हो सकते हैं, और कोई नहीं मिलता तो हमारे जैसे मेंटर्स की मदद लीजिए। बट प्लीज मेक श्योर दैट आपको कोई मार्गदर्शन करने वाला हो जो आपका वो प्लान इंप्लीमेंट कराए, जो आपको डंडा मार के काम कराए। डंडा मारने से मेरा मतलब है जो फॉलो अप करे, बेटा हुआ कि नहीं हुआ, क्यों नहीं किया, कल सुबह 6 बजे उठेगा, मैं तुझे उठाऊंगा। प्लानिंग विद इम्प्लीमेंटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो जैसा कि प्लानिंग करना है लेकिन प्लानिंग को फॉलो भी करना है, जो सर ने कहा है, ठीक है। सिर्फ प्लानिंग करके ही नहीं रख लेना है, ठीक। सो यू शुड फॉलो दैट पर्टिकुलर प्लानिंग विथ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन बहुत जरूरी है लाइफ में दोस्तों, तो डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। रिवीजन, देन जो कि मैंने आपको कहा, मेक यूर ओन नोट्स, है ना। दोस्त के नहीं लेना है कि यार मैं एक काम करता हूँ और यार मुझे आज काम है, मैं सर की क्लास अटेंड नहीं कर रहा, तू कर ले, मैं तेरे से नोट्स ले लूंगा। डोंट डू दैट। हो सकता है आपके दोस्त ने वो पॉइंट छोड़ दिया जिस पॉइंट पे गेट में क्वेश्चन पूछने वाले, है ना, क्योंकि जरूरी तो नहीं है ना वो सब, वो उस पूरी क्लास में आप बहुत सिंसियर हो, फ्रेंड नहीं है, तो क्या करेंगे, हम किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। खुद के नोट्स बनाना है ये मस्ट है, तो यू शुड प्रिपेयर योर ओन नोट्स। हमेशा से मैं कहता हूं अपने खुद के नोट्स जरूर बनाएं, क्योंकि हम हमारे लिखे हुए हमें हमेशा याद रहते हैं। सो यू शुड रिमेंबर दैट पॉइंट, है ना। तो एटलीस्ट शॉर्ट नोट्स तो बनाए। लॉन्ग नोट्स अगर ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं ऑलरेडी आपको पीपीटीज मिल जाती हैं यहाँ पे सारी चीजें, लेकिन उन पीपीटीज पे ऐसा नहीं कि सर ने पीपीटी भेज दी, वो पीपीटी फोल्डर में रख ली और फोल्डर को लॉक कर दिया। डोंट डू लाइक दिस। उन पीपीटी से कॉपी कॉपी पेन बहुत जरूरी है, जब तक पेन कॉपी पे नहीं चलेगा तब तक कुछ समझ में आने वाला नहीं है। तो उसके लिए आपको नोट्स बनाने जरूरी। पीपीटी मिलेगी आपको, बट उन पीपीटी को देख के वापस लिखो अपनी कॉपी में उन चीजों को। तो यू शुड रिमेंबर दैट पॉइंट। सॉल्व प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, है ना, तो बोलते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स मेन परफेक्ट, तो जितनी ज्यादा करोगे उतने ज्यादा परफेक्ट होगे। सॉल्व लास्ट 20 ईयर गेट क्वेश्चन। लास्ट 20 ईयर इज मैंडेटरी। 20+ होगा कोई दिक्कत नहीं है, बट 20- नहीं होना चाहिए ना, तो 20 से एक भी कम नहीं चलेगा। 20+ ईयर गेट क्वेश्चंस करोगे कोई दिक्कत नहीं है। अगेन प्रैक्टिस जितनी ज्यादा होगी उतना बेटर है, बट 20 ईयर तो आपको करने ही करने हैं, ठीक है। और ट्राई करें इनको टॉपिक वाइज सॉल्व करने का। टॉपिक वाइज अगर आप लोग करेंगे तो उससे क्या होता है कि हमने अच्छा एक पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ा, अब इस टॉपिक से पिछले 20 साल में गेट ने क्या पूछा है हम सब कुछ कर लें, तो एटलीस्ट हमें उस टॉपिक को कितने, दो चीजें हो सकती है। एक तो हम कॉन्फिडेंट थे कि ये टॉपिक तो मुझे आता है, जैसे ही गेट की क्वेश्चन करने गए हमारा कॉन्फिडेंस डाउन हो गया। क्यों? क्योंकि हम जो सोच रहे थे सब्जेक्ट का टॉपिक वो नहीं है, वो तो उससे कहीं आगे है, ठीक है। तो हमें उससे क्या होगा, एटलीस्ट उस टॉपिक को डीपली जाने का, डीपली डिस्कस करने का समझ में आएगा कि हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जैसे, और एक चीज ये भी कर सकते हैं इसके साथ, जैसे फैकल्टी ने आज एक टॉपिक खत्म किया, फैकल्टी आपको गेट की क्वेश्चंस कराएगा, ठीक है। सो वी हैव अ, सपोज मैंने 5 ईयर क्वेश्चंस करा दिए, 10 ईयर्स क्वेश्चन करा दिए, सारे नहीं कराऊंगा। क्यों नहीं कराऊंगा? क्योंकि आपकी प्रैक्टिस के लिए चाहिए ना। अगर मैंने सबका बोल दिया इसका आंसर ए है, इसका बी है, इसका सी है, तो फिर तो खत्म ही हो गया। फिर आप क्या बोलोगे, अब सर नया कौन सा क्वेश्चन दो मुझे जिसका कुछ आंसर निकले, ये तो मुझे पता है, अब मैं इस क्वेश्चन को देखता हूँ मुझे वैसे ही पता चल जाता है इसका आंसर ए है, क्योंकि आपने तो करा दिया था, तो अब मैं प्रैक्टिस कैसे करूं? तो मैं बोलूंगा प्रैक्टिस क्वेश्चंस लो, ठीक है। बट प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन से करोगे तो हम बोल सकते हैं ना कि ये एक्चुअल रियलिटी है, व्हाट इज द रियलिटी ऑफ गेट, वो हमें पता चलेगी। तो वो क्वेश्चंस आप लोग करें। वैसे हम देखें तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, सर आप लोग प्रोवाइड भी करेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन एक्सेस करने हैं, वो सर आपको बताएंगे। रेफरेंस बुक, एक माइंड में हमेशा क्वेश्चन रहता है कि सर रेफरेंस बुक पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए। सो बिल्कुल रेफरेंस बुक पढ़नी चाहिए, लेकिन रेफरेंस बुक को पढ़ने का एक तरीका होता है। क्या तरीका है सर रेफरेंस बुक पढ़ने का? ऐसे नहीं बुक खोल के बैठ गए और पढ़ने लगे और फिर आपने सोचा कि अब मैं जाता हूं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने। सो डोंट डू लाइक दिस। सबसे पहले क्लासेस अटेंड करें,
क्लास अटेंड की, जैसा कि टॉपिक वाइज आज एक टॉपिक खत्म हो गया, उसके गेट क्वेश्चंस अप्लाई करें। गेट क्वेश्चंस आपसे सपोज क्लास के बाद 80% बन गए, 20% नहीं बने, यू नीड टू एनालाइज दैट। जैसे हमने कहा जनवरी में एनालाइज करना है मॉक टेस्ट को, तो वो कब आपका मतलब हम बोले कि वर्थ फुल होगा, जब वो एनालिसिस आपने पहली जनवरी से स्टार्ट किया था, मतलब इस जनवरी से स्टार्ट किया था, और लास्ट जनवरी में जब एनालाइज करोगे तो वो एनालिसिस यहां से चालू होना भी जरूरी है। ठीक है, तो हमने एनालाइज किया कि अच्छा ये 4 क्वेश्चंस मुझसे नहीं बने, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? पहला, सर कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक प्रैक्टिस करोगे सही हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, सर मैंने क्लास आपकी मिस कर दी थी, अब वो वाला कॉन्सेप्ट मेरा छूट गया, मैं क्या करूं? तो व्हाट टू डू? इफ रिकॉर्डिंग इज अवेलेबल यू कैन डू, इफ ऑफलाइन क्लासेस इज देयर तो इन दैट कंडीशन कुछ अलग होगा। ठीक है, बट रेफरेंस बुक पे हम कब जाएंगे? जिस टॉपिक के लिए अगर कोई एक ऐसी टर्म आ गई जिस टर्म का समझ में नहीं आ रहा है, एंड सपोज एट दैट टाइम फैकल्टी इज ऑल्सो नॉट अवेलेबल, क्योंकि हर समय फैकल्टी नहीं होती है, तो बुक इज ऑल्सो योर फैकल्टी, बट उससे कब पूछना है? जब जरूरत हो, है ना? अदरवाइज क्या होगा, टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। तो हमें रेफरेंस बुक बिल्कुल फॉलो करनी है, हर सब्जेक्ट की रेफरेंस बुक फॉलो करनी है। टीचर आपको बताएंगे कि कौन सी सब्जेक्ट के लिए कौन सी रेफरेंस बुक आपको यूज करनी चाहिए, हम करेंगे। लेकिन टॉपिक वाइज किसी टॉपिक में कुछ कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो हम रेफरेंस बुक पे गए और हम वहां से स्टार्ट कर देंगे। अनदर थिंग इज दैट इफ वी हैव अ मोर टाइम और आई वांट कि यार ये टॉपिक मुझे अच्छा लगता है, या इस टॉपिक पे हर साल अलग अलग क्वेश्चन पूछे हुए हैं और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है, तो रेफरेंस बुक पे जाएं और उस टॉपिक को डिटेल में पढ़ लें, कोई दिक्कत नहीं। तो रेफरेंस बुक जरूरी है। सर इंटरनेट पे कितना भरोसा करना चाहिए? सो इंटरनेट पे जितना कम भरोसा करेंगे उतना ज्यादा अच्छा होगा। सबसे पहला जो आपको मतलब बोले कि ट्रस्ट की बात है, वो हम किस पे करें? तो ट्रस्ट आप आपकी फैकल्टी पे करिए, ट्रस्ट आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे करिए, ट्रस्ट आप उनके सॉल्यूशंस पे करिए, ट्रस्ट आप आईआईटी जो की प्रोवाइड करता है उस पे करिए, ट्रस्ट आप रेफरेंस बुक्स पे करिए। इंटरनेट पे बहुत बार क्या होता है पता है, हम कोई सॉल्यूशन को ढूंढने जाते हैं और वो सॉल्यूशन तो ठीक है, उसके साथ 10 प्रॉब्लम और आ जाती है, क्योंकि इंटरनेट क्या है, ओपन सोर्स है ना। मुझे लगा आंसर ए है, मैंने ए लिख दिया, कोई और आया नहीं है, नहीं बी है, किसी ने सी लिख दिया, किसी ने डी लिख दिया, और कोई बोलेगा क्वेश्चन ही गलत है। तो ये चीज हो जाती है। ठीक है, अब हम हमारा सॉल्यूशन लेने गए थे और हमारे पास 5 और प्रॉब्लम हम लेके आ गए, तो कम से कम इंटरनेट पे भरोसा करें। ठीक है, इंटरनेट अच्छी चीज है, बट इन टर्म्स ऑफ एंजॉयमेंट अलग बात है। लेकिन अगर हम बात करें कि प्रिपरेशन की, तो प्रिपरेशन के लिए जो सोर्स है वो ऑथेंटिकेट होना जरूरी है। इंटरनेट पे भी जो ऑथेंटिकेट सोर्स है आप उनको रेफर कर सकते हो, बट जो ओपन सोर्सेज है उन पे थोड़ा सा कम भरोसा करें, क्योंकि कहीं बहुत सारी चीजें हम गलत भी सीख जाते हैं। टाइम मैनेजमेंट, ये क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि फाइनल जो है, फाइनल वॉर जो होने वाली है वो सिर्फ 3 घंटे की है। प्रिपरेशन 300 दिन का है ना, सेशन 300 डेज का है, लेकिन जो लड़ाई है वो सिर्फ 3 घंटे की है, और वो आपको टाइम मैनेजमेंट के साथ कवर करनी, बिकॉज वी नीड टू सॉल्व 65 क्वेश्चंस। सो 65 क्वेश्चंस हम लोगों को कवर अप करने हैं 3 आवर्स में। इसका टाइम मैनेजमेंट सर कब करे, जब जाके एग्जाम में बैठे तब करे? नहीं, ये टाइम मैनेजमेंट आपको आज से करना है। कैसे टाइम मैनेज होगा सर? प्रैक्टिस से। कैसे टाइम मैनेज होगा सर? इंपॉर्टेंट नोट्स से। कैसे टाइम मैनेज होगा सर? अगर मैंने आज से रिवीजन रिकॉल करना स्टार्ट किया हर एक सब्जेक्ट को, वो सब्जेक्ट अगर मुझे बाय हार्ट हो गया, तो हम क्या कर सकते हैं उसको विद इन अ लिमिटेड टाइम 3 आवर, देखिए 65 क्वेश्चन 3 आवर, मतलब अगर हम मैक्सिमम बात करें ऑन एन एवरेज, तो एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 3 मिनट है। ठीक है, तो 3 मिनट में वो क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, दे आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये हमें सिर्फ आज याद नहीं रखना है, कल याद नहीं रखना है, यार गेट के दिन याद नहीं रखना है, इसे हमें हर दिन याद रखना है। ठीक है, ताकि हम फाइनल जो हमारा टारगेट है वो कंप्लीट हो पाए। गॉट माय पॉइंट? देखो 3 चीजें मैं लास्ट में 2 मिनट लूंगा और आप लोगों को क्वेश्चंस पोस्ट करने का मौका दूंगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारी चीजें डिस्कस की हैं। मैं भी अपना ईमेल आईडी वगैरह भी सब शेयर कर दूंगा आप लोगों से। बाकी सभी लोग ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने वीडियो लेक्चर लिए हुए हैं हमारे, और आप ऑलरेडी क्लब तैयारी कर रहे हैं, सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं। 3 कमियां जो नॉर्मली बच्चों होती है, मैं बता रहा हूँ आपको। पहला इज मोटिवेशन। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है अपने आप को चार्ज अप रखना। सर ने भी डिस्कस, मैं भी ये वापस से डिस्कस कर रहा हूँ कि जब तक कंसिस्टेंटली, देखो होता क्या है ना, वो स्पाइक्स नहीं होने चाहिए, है ना। वो आपका जो ग्राफ है बिल्कुल कांस्टेंट होना चाहिए, वो बढ़ता ही होना चाहिए मोटिवेशन। और मोटिवेशन शायद आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, उनको सपने हो सकते हैं, आपके सपने हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। मेक श्योर दैट आईआईटीज में जाना हर किसी का सपना होता है। ठीक है, वो टैग नेम जिंदगी भर काम में आता है। ये जो
12 महीने की आप मेहनत करोगे ना, ये 12 महीने आपके अगले 20 साल डिफाइन करने वाले भैया। एटलीस्ट 20 years of your life you will be an IIT, and please understand, आप Amazon, Flipkart, बड़ी बड़ी टॉप नॉच कंपनीज के लिए सॉफ्टवेयर डिजाइन कर रहे होंगे, उनके लिए प्रोडक्ट डिजाइन कर रहे होंगे, you will be the strategy performer of Google or maybe Facebook, or for that reason any other new startup which is coming up. Please understand, आप लोगों के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी, यू हैव बोर्न इन एन एरा जहां पर इतनी सारी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल। शायद हमने जब पास आउट किया था उतनी कंप्यूटर साइंस वालों के लिए भी उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं थी जितनी आज की तारीख में अगले 5 साल में मुझे दिख रही है, बट कंपटीशन भी उतना ही है। आप देख रहे होंगे आपके कॉलेज में सबसे ज्यादा सीटें भर्ती जाती है तो कंप्यूटर साइंस होती है। उसका रीजन ये है कि एवरीबडी वांट्स दैट जॉब, और वो अगर आपने कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं किया तो नहीं कर पाओगे। एंड आई एम वेरी क्लियरली टेलिंग यू, जितने टॉपर से आप मिलोगे वो आपको यही बात बोलेंगे, बी कंसिस्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 2 आई विल टेल यू इज डाउट्स। कई बच्चे बोलते हैं सर हम बुक्स पढ़ रहे हैं, हम वीडियो सुन रहे हैं, लेकिन डाउट्स आते हैं। भाई डाउट्स को कंपाइल मत करना, इसीलिए हमने लाइव क्लासेस जब हम कराते हैं तो इमीडिएट डाउट सॉल्विंग होता है हाथों हाथ। प्लस इस साल हमने स्पेसिफिकली क्लासेस रखी हैं डाउट सेशन के लिए, 3 घंटा केवल डाउट, चाहे एक भी डाउट ना है, फैकल्टी विल बी देयर फॉर यू टू डिस्कस। चाहे हम शाहरुख खान की बात कर लेंगे, लेकिन स्पेसिफिक सेशन होंगे, बिकॉज ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि सर इकट्ठे होते हैं और फिर थोड़े टाइम बाद वो सब्जेक्ट से इंटरेस्ट ही चला जाता है। तो ऐसी गलती मत करना, डाउट्स को कंपाइल मत होने देना, इमीडिएटली डाउट्स पूछना। within 1 or 2 week it is very important to clarify, नहीं तो आगे नहीं बढ़ पाओगे, तो आपके दिमाग में रोड मैप तोड़ लेगा। ठीक है। एंड नंबर 3, एज आई ऑलरेडी डिस्कस, मेंटरशिप बहुत जरूरी है। किसी ना किसी बंदे को जरूर रखना अपने पास में जो कि आपको बता सके चल बेटा अब तू टीओसी पढ़, टीओसी कहाँ से पढ़, ये वाली बुक से पढ़, और आपका शेड्यूल बना सके कि 38 क्वेश्चन आज तेरे को सॉल्व करके लाने हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से। ठीक है, 38 के बिना सोएगा नहीं तू। ठीक है, वो मोटिवेशन, वो स्ट्रैटेजी, कैसे मॉक लिखूं, कम मॉक लिखूं, पल पल पे आपको जरूरत पड़ेगी। और देखो थोड़े से पैसों की वजह से ना गड़बड़ मत कर देना। ये बहुत बच्चे गड़बड़ करते हैं कि सर मेरे तो पिताजी की सिचुएशन ठीक नहीं, यार इस साल थोड़ा सा ट्रैवल वगैरह कम कर लेना, पिज्जा कम खा लेना, मूवीज कम कर लेना। ये मैंने कहा 12 महीने तुम्हारी अगली जिंदगी के 15 से 20 साल डिफाइन करने वाले हैं बॉस। तो यहाँ सेक्रीफाइस बनता है। ठीक है, प्लीज पुट योर हार्ट एंड सोल, एंड वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट बाय सच काइंड ऑफ सेशंस कि आपको मोटिवेट कर सकें। अंकुश का इतना इंपॉर्टेंट टाइम मैंने उनसे चुराया आप लोगों के लिए, वो आपको थोड़ा 1 घंटा आपसे बात कर सकें। इट इज वेरी एसेंशियल, प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग। आप वो देख पा रहे होंगे सर के अंदर या मेरे अंदर की वो एनर्जी हमारे अंदर होगी जो आपको परकुलेट करनी होगी। और ताली दो हाथ से बचती है बॉस। मैं भूखा हूं अच्छा रिजल्ट लाने के लिए, लेकिन अकेला मेरे पास वो ताकत नहीं है रिजल्ट लाने का जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे। ताली 2 हाथ से बचती है ना, जब तक हम दोनों हाथ नहीं मिलाएंगे तब तक शायद वो आवाज नहीं आएगी। सो मेक श्योर ये 3 चीजें मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी तो सर ने बहुत तरीके से आपको पूरा डिटेल में प्लान समझाया है, लेकिन मैंने जो रिपीट कर देता हूँ, मोटिवेशन फैक्टर, दैट इज कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। सेकेंडली मैंने कहा आपको डाउट्स इकट्ठे मत होने देना, उसको इमीडिएटली रिजॉल्व कराना, कहीं से भी कर रहे हो, जैसे भी कर रहे हो। एंड नंबर 3 मैंने कहा एक मेंटरशिप जरूर ले लीजिएगा जो आपको रेगुलरिटी बना के रखेंगे और आप अच्छे से अपनी पढ़ाई करेंगे। ठीक है।